अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है सीटेट एग्ज़ाम में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का ईबीएस के इस बेहतरीन सेशन में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो साथियों, यहाँ पर ईबीएस के ऐसे 30 प्रश्न लिए गए हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए गतिविधियां बनाना या फिर करवाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, या फिर गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो ये ईबीएस के पेडागॉजी प्रश्न है और पेडागॉजी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होता है निगेटिव और पॉजिटिव पे। ठीक है, कि निगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना। आपको ये देखना होगा कि क्वेश्चन पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव है, कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है या फिर उद्देश्य क्या होता है। तो आपने कक्षा 4 और 5 की जब पर्यावरण देखा होगा तो पढ़ा भी होगा या फिर देखा ही होगा, आप देखते होंगे कि उसमें उन किताबों में क्या होता है कि अभ्यास, उसके बाद लिखा होता है करके सीखो। तो करके जो सीखो होता है उसका क्या होता है कि पाठ के अंत में, ठीक, कि बच्चों के लिए अभ्यास भी दिया जाता है और करके सीखने की गतिविधियाँ भी दी जाती हैं। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। अगर बच्चा कुछ करेगा तो सीखेगा, सिंपल सी बात है। बच्चा अगर कुछ गतिविधि करेगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ वो सीखेगा। तो यहाँ पर बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बाकी व्यस्त रखना, याद करना, गृह कार्य तो बिल्कुल भी एक सभी क्या है तो निगेटिव पॉइंट है। क्वेश्चन पॉजिटिव तो ऑप्शन भी आप पॉजिटिव को लॉक करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस हम क्यों पढ़ते हैं, ईबीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, इसलिए हम ईबीएस को पढ़ते हैं। या फिर अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, इसलिए पढ़ते हैं। कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करता है, इसलिए करते हैं। या फिर स्वतंत्र रूप से हस्तशिल्प क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करता है। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 की बात हो रही है और इसमें बच्चा क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो हस्तशिल्प क्रियाओं के द्वारा हम उसको इतनी जल्दी कोई चीज़ अर्जित नहीं करवा सकते हैं, और अगले स्तर पर तैयार करने के लिए उसको ईबीएस पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, एक बच्चा छोटा है, 1 से 5 की बात की जा रही है। तो जो सिंपल सी बात है कि कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थी के बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए हम ईबीएस को पढ़ाते हैं, कि स्कूली जीवन के साथ साथ बच्चों को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, उनके स्थानीय जीवन से जोड़ा जाए। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ पर आपको दिख जाए कि कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थी के बाहर के जीवन से जोड़ना, समझ लीजिए ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। या आप सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक, विद्यालय तक ही उन बच्चों की पढ़ाई को सीमित मत रखो, उसके बाहरी दुनिया से भी जोड़ने की कोशिश करो। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? हमने कहा क्वेश्चन कैसा, निगेटिव। अगर नहीं दिखा तो क्या है, क्वेश्चन निगेटिव है। ऑप्शन कैसे लगाएंगे हम, निगेटिव लगाएंगे। ठीक है, तो विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, यानी कि विद्यालय के ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना, ये क्या है आपका पॉजिटिव है। आपको चाहिए क्या, निगेटिव चाहिए। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो, भाई रटने पर बल ना दिया जाए, ये क्या पॉजिटिव है ना। परीक्षा को आसान बनाना, हमने पहले ही क्लास में कहा है कि अगर आसान दिख जाए, कहीं पर कठिन दिख जाए कि परीक्षा कठिन है, ये पढ़ने से हिंदी बहुत कठिन होती है या फिर अंग्रेजी बहुत आसान होती है, अगर ऐसा कुछ भी आपको ऑप्शन में दिखता है तो तुरंत उसको आप निगेटिव कर दीजिए, काट दीजिए, क्योंकि आसान और कठिन कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, पाठचर्या को समृद्ध करना ताकि यह
पुस्तकों तक सीमित न रहे, यानी कि ऐसा पाठचर्या बनाना, ऐसा वातावरण बनाना कि जिससे वो पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित न रहे। तो इसलिए ये भी क्या है आपका पॉजिटिव है। तो आपका सी ऑप्शन क्या है, निगेटिव है, और हमें निगेटिव ही चाहिए, तो निगेटिव आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा जी। नहीं, डी ऑप्शन है कि पाठचर्या को समृद्ध करना, पाठचर्या को ऐसा वातावरण दीजिए कि वो पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित ना रहे। उसके जब पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं रहेगी तो आपको विद्यालय बाहर जीवन से जोड़ना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 4 है, एक निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईबीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। ईबीएस में किस प्रकार का सीखना कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है। तो स्वयं करके सीखना, भाई वहाँ पर ईबीएस के बुकों में दिया जाता है ना कि स्वयं करके सीखें या फिर करके सीखें। तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। ब्योरों द्वारा सीखना, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। परिभाषाओं द्वारा सीखना, रटकर सीखना। तो परिभाषा को आप क्या करते हो, अगर आपको संज्ञा की परिभाषा दे दी जाए, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो उसको क्या करेंगे, अगर परिभाषा दी जाएगी तो आप उसको रटेंगे, है ना, उसको क्या करेंगे, आप रटेंगे। जब रटेंगे तो परिभाषाएं रटने पर बल देती हैं, और रटकर सीखना ये क्या होता है, आपका निगेटिव होता है, यानी कि सी और डी ऑप्शन आपका कट जाता है। तो यहाँ पर ए और बी किस में है, इसी को लॉक करना है, बी विकल्प ए और बी लॉक हो जाएगा कि स्वयं करके सीखना और ब्यूरो द्वारा सीखना ईबीएस सबसे उपयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब इफेक्टिव लर्निंग, यानी कि प्रभावी शिक्षण तभी संभव होगा जब क्या किया जाए, शिक्षक अपनी पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करे। कि हमें अगर 10 लेसन है तो हमें 10 लेसन 10 दिन में ख़त्म कर देना है। अगर हम 10 लेसन को 10 दिन में ख़त्म करते हैं, या फिर 30 लेसन को 2 ही दिन में ख़त्म करते हैं, या फिर एक लेसन को हम 15 दिन तक ख़त्म करते हैं, तो बताइए क्या तब शिक्षा का मतलब आपका जो लर्निंग है, सीखना है, वो क्या इफ़ेक्टिव होगी, प्रभावी अधिगम होगा आपका, बताइए होगा। अगर अधिगम तो प्रभावी तब होगा ना जब अगर आप एक ही लेसन को 1 दिन में ख़त्म करो या फिर 10 दिन में ख़त्म करो। डिपेंड करता है कि बच्चा आपके पढ़ाने से कितना सीख रहा है, सीखने पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बताया जाए प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब शिक्षक अपनी पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करेगा। जब पाठ योजना को ही पूर्ण करने के लिए कार्य करेगा तब कैसा प्रभावी शिक्षण, तो ए ऑप्शन आपका कट जाता है। ठीक, शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करेगा, कि शिक्षक जो होता है वो विद्यालय के आदेश का पालन करने के लिए कार्य करे। कि विद्यालय कह दिया कि आपको ऐसा पढ़ाना है, विद्यालय के भी कुछ आदेश होते हैं। विद्यालय कह दिया कि आपको 10 लेसन, अभी आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, टीचर के साथ होता नहीं, अभी आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, तो टीचर क्या करेगा, फटाफट अपने सिलेबस को ख़त्म करने में लगे। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होता, इफेक्टिव लर्निंग तब थोड़ी ना होगी जब बच्चों की समझ में ही नहीं आएगी। तब अगर शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करेगा तब भी ये गलत होगा, क्योंकि आदेश शब्द जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ योजना को संपादित करना। कि अगर शिक्षक के कुछ सहयोगी बता दिए कि आप इस तरीके से पढ़ाइए तब ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग होगी, तो शिक्षक उसके हिसाब से कार्य कर रहा है, किसके हिसाब से, अपने सहयोगी के, तब भी ये क्या है, गलत ही है। तो बताइए भाई इफेक्टिव लर्निंग कैसे होगी। प्रभावी शिक्षण अधिगम तभी संभव होगा जब शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्यों को समझने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो यही होगा इफेक्टिव लर्निंग। प्रश्न नंबर 6 है कि कक्षा 5 की ईबीएस पाठ्यपुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है। यानी कि कक्षा 5 के ईबीएस में, कक्षा 5 की जो ईबीएस की पाठ्य पुस्तक है उस पाठों में लिखा गया है कि सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है। सर्वे का मतलब सर्वे करो और लिखो का मतलब लिखो, सर्वे करो और लिखो। ठीक है, तो ये किस लिए भाई, इसका उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना,
विद्यार्थियों को अनुभव देना, विद्यार्थियों के प्रयोग कौशलों को बेहतर बनाना, या फिर विद्यार्थियों के सामान्य जागरूकता को बेहतर बनाना। आप बताइए, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि चारों ऑप्शन सही हैं, चारों ऑप्शन ऐसा लग रहा है सही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा जाता कि कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के लिए कौन सा ऑप्शन, यानी कि कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के लिए कौन सा विकल्प सही है, तब यहाँ पर आपका चारों ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि सर्वे करो और लिखो। जब बच्चा सर्वे करेगा और लिखेगा तो उससे क्या होगा कि विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर मिला। अनुभव नहीं कह सकते आप, अनुभव नहीं कह सकते। अगर आपको ABCD ऐसे करके होता तब आपका अनुभव हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर होगा विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर। जब बच्चा सर्वे करेगा तो अपने माता से, पिता से कुछ पूछेगा कि पहले के टाइम में क्या रहता था, आपके टाइम में क्या है, क्या बदलाव हुआ है, ठीक है। तो सर्वे करेगा तो लिखेगा, ठीक। नहीं भाई, विद्यार्थियों के सामान्य जागरूकता को बेहतर करना, जागरूक नहीं कर रहा है भाई अभी, वो तो सर्वे और लिख रहा है ना, सर्वे कर रहा है और लिख रहा है। प्रश्न नंबर 7 है, पुरुष स्त्रियों के अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, या कथन है। इस चीज़ को तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा भाई, और सीटेट एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो क्या हो सकता है, सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है ना, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। तो देखिए, अगर ये इस वीडियो को मेल पढ़ रहे होंगे तो कहेंगे कि हाँ सही हो सकता है, फीमेल अगर पढ़ रही हैं तो वो कहेंगी नहीं सही नहीं हो सकता। तो नहीं है ही नहीं ऑप्शन में, बताइए नहीं कहाँ से लगा सकते हो आप। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है जहाँ पर पुरुष और महिलाओं के बारे में भेदभाव दिया गया होगा, तुलना दिया हो गया, तो सबसे पहले कुछ मत करिए, लगा दीजिए लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ठीक है। लिंग के पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उस समूह को चुनना है। तो पत्ता गोभी, पालक, भिंडी, या फिर गुड़, बैगन, आंवला, पालक, गुड़, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंवला, पालक और गुड़ में जो आयरन होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है कि फलों एवं सब्जियों में विटामिन को बचाने एवं उसका सही उपयोग करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, धोना नहीं चाहिए, पोंछकर प्रयुक्त करना चाहिए, धोकर फिर काटना चाहिए, उपयुक्त तो कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अगर फल हो गया, वो चाहे सेब हो गया, ऑरेंज हो गया, या फिर आपका बनाना हो गया, कोई भी फल हो गया, अगर आप चाहते हैं फलों और सब्जियों में से विटामिन को बचाया जाए तो उसको धोकर फिर काटो, ठीक। इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि बगुला पक्षी आपने देखा होगा जो व्हाइट कलर का होता है, बगुला पक्षी अक्सर भैंस की पीठ पर देखा जाता है। बगुला को आप देखिएगा तो भैंस की पीठ पर, ठीक। ऐसा इसलिए है क्योंकि बगुला क्या करता है, भैंस की पीठ पर परजीविका को खाता है, घास में मौजूद कीड़ों को खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या फिर थोड़ी देर उड़ने के बाद आराम करता है। बताइए, जो बगुला होता है वो भैंस की पीठ पर क्यों बैठता है? क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछा भी गया है, और आपको थोड़ा दूसरे टाइप का भी मिल जाएगा, है ना, रहेगा ऐसे ही, लेकिन थोड़ा ऑप्शन आपको चेंज मिल जाएगा। जो ए ऑप्शन है यहाँ पर डी ऑप्शन में आ जाएगा। तो बगुला जो होता है वो भैंस के ऊपर इसलिए बैठता है क्योंकि यहाँ जो परजीविका शब्द है ना, इससे भैंस को भी फायदा होने वाला है और बगुले को भी फायदा होने वाला है। बताइए कैसे? बगुला भैंस की पीठ पे बैठता है और भैंस के कीड़े खाता है, तो इससे जब वो कीड़े खाता है, बगुला कौन खाता है, बगुला जब कीड़े खाता है तो उससे बगुले का पेट भरता है, और भैंस का कीड़ा खाता है तो भैंस को क्या मिलता है, आराम मिलता है। तो जब परजीविका शब्द वही प्रयुक्त होता है जहाँ पर दोनों को फायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बगुले को भी फायदा है और भैंस को भी। बगुला भैंस का कीड़ा खाता है और बगुले से भैंस को आराम मिलता है कीड़ों से, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को सर्वोत्तम तरीके से सिखाया जा सकता है। अगर हम बीज अंकुरण की अवधारणा को सिखाना चाहते हैं बच्चों को, तो कैसे सिखा सकते हैं? कि क्या करेंगे, बीज अंकुरित दिखा देंगे या फिर
क्या कैसे करेंगे कि बीज अंकुरण की अवधारणा को सर्वोत्तम तरीके से सिखाया जा सकता है। तो छात्रों को बीज बोने की गतिविधि करने के लिए कहना, विभिन्न चरणों का निरीक्षण करना तथा उन्हें चित्रित करना, बीज अंकुरण की तस्वीर दिखाना। अगर हम बीज अंकुरण की तस्वीर दिखा देंगे तो बच्चा क्या तस्वीर तो देख लेगा, लेकिन क्या उसके महत्व को समझ पाएगा? नहीं पाएगा। अंकुरित बीज दिखाना, कक्षा और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाना। ठीक है, फिर यहाँ पर दिखाना शब्द आ गया है ना। बोर्ड पर चित्र के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करना, यानी कि बोर्ड पर हम बीज का चित्र दिखा देंगे, अंकुरित बीज का चित्र दिखा देंगे। तो यहाँ पर भी दिखाना आ गया। अब बताइए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चों को अंकुरित बीज दिखाएं, है ना, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट तरीका होगा वो होगा कि छात्रों को बीज बोने की गतिविधि करने के लिए कहना, कि बच्चा क्या करेगा, बीज को बोएगा, उसके विभिन्न चरणों का निरीक्षण करेगा कि बीज कैसे बढ़ता है, कितने दिन में बढ़ता है। अगर वो आज बीज को बोया है ना, तो वेट करेगा कि कितने दिन के बाद बीज अंकुरित होता है। तो उसकी सारी अवधारणाओं को, सारे चरणों का निरीक्षण करेगा और उन्हें तब चित्रित कर पाएगा। तो इसलिए जो बेस्ट आंसर है ए ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 12 है कि मीरा और दिव्या दोनों, भाई होना चाहिए दोनों, सॉरी यहाँ पे दोनों कर लीजिए। मीना और दिव्या दोनों क्या हैं? यहाँ पर दोनों कर लीजिएगा आप लोग। मीना और दिव्या दोनों लड़कियां हैं। मीना को समोसा, कटलेट और ब्रेड खाना पसंद है ना। दूसरी ओर दिव्या आयरन की कमी वाला आहार लेती है। तो यहाँ पर बताइए, मीना और दिव्या को क्रमशः निम्नलिखित में से किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? मीरा है ना, मीरा शब्द है, मीरा। मीरा क्या खाती है भाई? तो मीरा खाती है फास्ट फूड, है ना। मीरा क्या खाती है? फास्ट फूड, है ना। मीरा फास्ट फूड खाती है। और दिव्या है, दिव्या क्या खाती है? तो दिव्या खाती है आयरन की कमी वाला आहार, जिसमें आयरन नहीं पाया जाता, है ना, यही तो करती है। तो मीरा फास्ट फूड खाती है और दिव्या क्या खाती है? आयरन जिसमें नहीं होता, यानी कि आयरन की कमी होने वाला आहार खाती है दिव्या। तो अब बताइए दोनों में क्या विकार होने की संभावना है? तो मोटापा और स्कर्वी। तो स्कर्वी क्या होता है भाई? आँख से संबंधित है ना। स्कर्वी और एनीमिया, स्कर्वी का यहाँ सवाल ही नहीं है, रतौंधी भी नहीं होगा। अगर आयरन की कमी होगी या फिर तो रतौंधी नहीं होगा भाई। यहाँ पर देखिए, मीरा क्या खाती है? फास्ट फूड खाती है, तो इसका मतलब उसमें मोटापा आ जाएगा। ज़्यादा फास्ट फूड खाओगे तो मोटापा आ जाता है। और आयरन की कमी वाला जब आहार खाती है तो इसका मतलब वो लाल रक्त उसमें कम हो जाएगा, एनीमिया, यानी कि खून की कमी हो जाएगी उसको। तो मोटापा और खून की कमी दोनों के अंदर पाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव, आंसर को निगेटिव करिएगा। शिक्षार्थियों को मूल्यांकन के लिए नियमों और परिभाषाओं से अवगत कराना। नियम और परिभाषा क्या होते हैं भाई? आपके रटने पर बल देते हैं कि नहीं? हमने बहुत बार आपको बताया, रटने आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, सीटेट के लिए आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, वो चाहे हिंदी का हुआ, अंग्रेजी का हुआ, संस्कृत का हुआ, ईवीएस का हुआ, या फिर आपके और जो CDP के हुए। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। यही इतने जितना हो सके 5-6 दिन में आप लगा लीजिए। तो जीवन और पर्यावरण के प्रति चिंता के मूल्यों को आंतरिक बनाना, ये तो भाई क्या है? पॉजिटिव है ना। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा बढ़ाना, ये क्या? पॉजिटिव है। खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधि, ये तो क्या? पॉजिटिव है। तो निगेटिव क्या है? क्वेश्चन क्या है निगेटिव कि ऐसा कौन सा कथन है जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो उद्देश्य क्या होता है कि ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य होता है आपका ए भी, बी सही है, सी सही है, डी है, ये तीनों उद्देश्य हैं। और जो नहीं है वो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को मूल्यांकन के लिए नियमों और परिभाषाओं से अवगत कराना, यही इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक,
आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक विद्यालय में ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन कैसा भाई, बताइए क्वेश्चन कैसा है। तो क्वेश्चन आपका है पॉजिटिव कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो प्राथमिक विद्यालय में ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, तो देखिए शिक्षार्थियों को उन पुस्तकों के बारे में सूचित करना जो उन्हें अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए पढ़नी चाहिए। बी ऑप्शन है कि विद्यालय में शिक्षार्थियों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। सी ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को तकनीकी शब्दों और परिभाषाओं से अवगत कराना। डी ऑप्शन मूल्यांकन करना ईवीएस से संबंधित तकनीकी शब्द से अवगत कराना। तो देखिए आपका सही क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्यालय में शिक्षार्थी, अगर प्राथमिक विद्यालय में ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करना होता है तब विद्यालय में शिक्षार्थियों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए कहना। ठीक है, नहीं, ए ऑप्शन सही नहीं होगा कि शिक्षार्थियों को उन पुस्तकों के बारे में सूचित करना जो उन्हें अपने ज्ञान का विस्तार। तो ऐसा थोड़ी ना होता, शिक्षार्थियों के हिसाब से पुस्तकें थोड़ी ना दी जाती हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी या गाय के गोबर के उपलों का उपयोग करके चूल्हे पर खाना बनाती है। दुर्गा एक लड़की का नाम है जो कि गांव में रहती है। वो ईंधन के रूप में लकड़ी और गाय के गोबर का जो उपला बनता है उसका उपयोग करके चूल्हे पर खाना बनाती है। तो वह पिछले 3 महीने से गंभीर खांसी से पीड़ित है, उसको खांसी आ रही है। तो इसका कारण हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है कि ईंधन जलाने से उत्पन्न धुआं जो उसकी एलर्जी का कारण हो सकता है। ये होगा क्या, बुढ़ापा और उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण। तो दुर्गा गांव में रहती है ऐसा तो बताया नहीं कि वो बुढ़ापा है, बूढ़ी है, फिर युवा है। ठीक है, ईंधन जलाने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन पंथ में जमा हो जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा क्या बताइए, या फिर ईंधन जलाने से उत्पन्न कालिख जो उसके श्वसन पथ में जमा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, वो आपके जो गाड़ी वगैरह में जो परिवहन में धुआं निकलता है वो होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। CO बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है ये। तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अगर उसको 3 महीने से खांसी आ रही है, ठीक है, 3 महीने से जब खांसी आ रही है तो इसका मतलब ईंधन जलाने से जो कालिख नहीं होता, जो कालिख उड़ता रहता उत्पन्न होता है, उसके श्वसन जहाँ से वो सांस लेती है उसके गले में जमा हो रही है, जिसके कारण वो 3 महीने से खांस रही है। प्रश्न नंबर 16 है कि विटामिन वे पदार्थ हैं। विटामिन कौन से पदार्थ हैं भाई बताइए। विटामिन वे पदार्थ हैं जिनकी कमी से होने वाली बीमारी को रोकने के लिए कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जो हमारी चयापचय दर को बढ़ाते हैं। ठीक है, पाचन दर को बढ़ाते हैं, कर लीजिए यहाँ पर, जो हमारी पाचन दर को बढ़ाते हैं, जिससे वजन कम हो जाता है। विटामिन खाने से वजन कम हो जाता है क्या। हमें स्वस्थ बनाने के लिए दवाओं के रूप में आवश्यक हैं, जो हमें मजबूत रखने के लिए मांसपेशियों का निर्माण करता है। अगर मांसपेशियां नहीं होती तब तो ठीक है, ठीक है, प्रोटीन हो अगर यहाँ पर होता फिर भी हम कुछ % मान लेते, लेकिन क्या है, विटामिन है। अगर आप विटामिन लेते हो, है ना, तो वो क्या होता है, विटामिन आपको जिनकी कमी से होने वाली बीमारियां होती हैं, अगर विटामिन की कमी से हमारे अंदर विटामिन की कमी है, तो अगर हम जिसमें विटामिन पाया जाता है अगर उस चीज़ों को खा रहे हैं, है ना, जिसमें जैसे फ्रूट वगैरह खा रहे हैं, तो उससे बीमारी को रोकने के लिए कम मात्रा में आवश्यकता होती है कि हम इसको खा रहे हैं कि हो सकता है कि इससे थोड़ी बीमारी हमारी रुक जाए। तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, विटामिन में पाचन दर या फिर वजन को कम नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि अगर हमारे अंदर विटामिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो उस चीज़ को हम खा रहे हैं तो जो हमारी बीमारी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, कम मात्रा में, हमें दवाएं कम मात्रा में खानी पड़ेगी। तो ऐसा है। प्रश्न नंबर 17 है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर का उपयोग झोपड़ियों के फर्श और दीवारों को लीपने के लिए किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो बी ऑप्शन लगेगा, कीड़ों को दूर करने के लिए। प्रश्न नंबर 18 के एक किसान अनाज को भूसी से अलग करना चाहता था, उसके लिए क्या करेगा, कटाई करेगा, हाथ से चुनेगा, या फिर थ्रेसिंग करेगा, या फिर विनोइंग नामक प्रक्रिया। तो सी विकल्प हो जाए, थ्रेसिंग द्वारा वो भूसी से अनाज को क्या कर रहा है, भूसी से अनाज को अलग कर रहा है। ठीक है,
भूसी से अनाज को क्या कर रहा है, तो अलग कर रहा है। किसके द्वारा, तो थ्रेसिंग के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता रहता है, क्या ऐसा क्यों? नींबू को अगर जो पानी आप पीते हो सामान्य पानी में डाल दीजिए तो डूब जाएगा, लेकिन अगर आप खारे पानी में डाल दीजिए, जिसमें नमकीन पानी होता नहीं, खारे पानी में अगर आप नींबू को डाल दीजिए तो उसमें वो तैरता रहता है, ऐसा क्यों? तो नींबू का घनत्व जो होता है वो खारे पानी में बढ़ जाता है, नींबू का घनत्व खारे पानी में कम हो जाता है। खारा पानी सामान्य पानी से अधिक होता है, सामान्य पानी अधिक होता है खारे पानी से। देखिए नींबू का जो घनत्व होता है वो खारे पानी में बढ़ जाता है, तो ये विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। कि तभी तो आप सामान्य पानी में नींबू को डालिए तो क्या करेगा, वो डूब जाएगा, लेकिन खारे पानी में डालिए तो तैरता रहेगा। तो इससे क्या होता है, नींबू का घनत्व खारे पानी में बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर होता है यानी कि फ्रिज वगैरह, उसमें चावल को लंबे समय तक रख सकते हैं। कैसे, क्यों? तो कम तापमान पर भोजन में नमी की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होते जो रोगाणुओं को मार देते हैं, तो कोई रसायन नहीं होते भाई, बताइए। सी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, कम तापमान पर रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अगर आपकी फ्रिज जीरो पे है तो रोगाणु जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ठंडी के समय में चावल हो गया, दाल हो गया, अगर आप रखते हो तो पूरा दिन चल जाता है, लेकिन गर्मी में नहीं चल पाता। वैसे आप फ्रिज में अगर रखते हो तो वो फ्रिज आपकी ठंडी रहती है, इसलिए वो बहुत टाइम लंबे समय तक चल जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, यह स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। अगर हम स्थानों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, दूरियों के बारे में और दिशाओं के बारे में, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो उसकी जो सापेक्ष स्थिति है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, किसके द्वारा? दिशात्मक के द्वारा, कौशल के द्वारा, या फिर चित्रण कौशल के द्वारा, स्थितीय कौशल के द्वारा, ग्राफिक कौशल के द्वारा। तो सबसे जो बेस्ट होगा वो होगा बी, कि चित्रण कौशल के द्वारा हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम भारत का नक्शा देखते हैं ना, तो चित्र तो देखते हैं लेकिन समझ जाते हैं ना कि अगर हमें उत्तर प्रदेश से बिहार जाना हुआ तो किस राज्य से गुजरते हुए जाएंगे, ये पूरब है कि उत्तर है। तो स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को हम चित्रण कौशल के द्वारा समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए, पेड़ों के बचाव के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? सुषमा चाहती है कि छात्रों को पेड़ों के बचाव के लिए संवेदनशील बनाया जाए, बच्चों को ऐसा बनाया जाए कि वो पेड़ों का बचाव करें। तो उसके लिए वो क्या करेगी? कक्षा में बहस आयोजित करेगी, बहस आयोजित करने से क्या पेड़ बच जाएंगे? समूह चर्चा करेगी, समूह चर्चा करेगी तो क्या पेड़ बच जाएंगे? पोस्टर बनाएगी, या फिर सभी बच्चों को एक पौधा दे देगी, एक एक पौधा सभी बच्चों को दे देगी कि इसको आप लगाओ और इसको पानी दो, इसको आपको क्या करना है? पोषित करना है। पोषित का मतलब पालना है। जैसे एक माँ एक बच्चे को पालती है, वैसे एक शिक्षक बच्चों को पौधा दे देगा और कहेगा इसको आपको पालना है। तो वो पालेगी, जब उस पौधे को पालेगी, पानी देगी, सींचेगी और क्या कहते हैं कि उसको जब बड़ा करेगी तो उसको उसके बचाव के बारे में अच्छी तरह पता लग जाएगा कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्व है। तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि ईबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालयों के बाहर जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, व्यक्तिगत पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तक से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण या पाठचर्या से बाहर जाना। पाठचर्या नहीं होता भाई, पाठचर्या से बाहर कैसे? पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना है आपको, और क्या कहते हैं, पाठचर्या से बाहर नहीं जाना, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाने की बात की जा रही है। अगर आप विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहते हैं तो पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना पड़ेगा। कि अगर आप पाठ्य पुस्तक में कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं ईबीएस और पढ़ाते पढ़ाते
भावनाओं में बह के कहीं और की बातें बता रहे हैं, तो ऐसे पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। प्रश्न नंबर 24 है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? मिड डे मील जो भोजन बच्चों को खिलाया जाता है उसके लिए सबसे प्रासंगिक कौन सा है? शिक्षण अधिगम के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, या फिर यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं? भाई बिल्कुल गलत है, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो ये सही है क्या, बताइए? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए यह एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या तात्पर्य है ना? लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बच्चों को बोझ के बिना आप सिखाइए, बच्चों पे कोई भी बोझ मत थोपिए। तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग का कम वजन, या फिर ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, आबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, ईबीएस पाठ्य पुस्तक को आधा कम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए कम वजन, ये भी गलत है, ए भी और ए भी। लेकिन ये जो सी ऑप्शन है आबोध, आबोध में आता है कि बच्चों का स्कूल बैग हो गया, बच्चों का गृह कार्य हो गया, यहाँ पर जितने भी बच्चों के ऊपर बोझ आते हैं वो सभी कम करने की ज़रूरत है। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है, कक्षा 3 के छात्रों को रोशनी ने सिखाया कि पिता माता, ठीक है, माँ हो गया माता हो गया एक ही बात है, पिता माता और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कौन सिखाया? तो कक्षा 3 के छात्रों को रोशनी ने सिखाया कि माता पिता और जो उनके बच्चे होते हैं, एक हो दो हों, वो एकल परिवार में रहते हैं। दादा दादी बुआ फूफा कोई भी रिश्तेदार हो गया, वो क्या संयुक्त परिवार दो ही प्रकार का होता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो रोशनी ने जो सिखाया सही सिखाया ना, बताइए सही सिखाया। तो परिवार की परिभाषा गलत है, गलत तो नहीं बताया। रोशनी अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, या फिर डी ऑप्शन परिवार की अवधारणाओं को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो इसलिए डी ऑप्शन सही है कि जो परिवार की अवधारणाएं हैं उसको इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 27 है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं। क्वेश्चन एक और लीजिए, क्या हो गया भाई? सी ऑप्शन रूढ़िबद्ध धारणा की बात की जा रही है, मिथक वैज्ञानिक तथा अंधविश्वास नहीं है, ये अंधविश्वासी भी है लेकिन रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक है, ये अंधविश्वास जादू टोना तकता ये सब होता है, जादू टोना क्या ये सब होता है अंधविश्वास। कहाँ गया भाई 28 क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 28, नीचे दिए गए शहरों में से एक रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं आपके रेगिस्तान में, है ना। रेत के टीले तो वहीं पाए जाएंगे जहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा होगी, उसी को कहते हैं रेगिस्तान। और रेगिस्तान कहाँ है भाई? आबू धाबी में। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारिता, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। ऐसा थोड़ी नहीं भाई, बच्चों को ज्ञान को हम शिक्षकों के ज्ञान से कैसे जोड़ सकते हैं? पर्यावरण अध्ययन कक्षा की 4 दीवार से बाहर निकलना, या फिर बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। इसका मतलब स्थानीय ज्ञान के बच्चे जहाँ रहते हैं उनके ज्ञान को आप विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना। तो ये डी ऑप्शन सही है, ए सी और डी किसमें है भाई? डी ऑप्शन ए सी और डी। प्रश्न नंबर 30 है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या होती है? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या होती है? पाठ्य पुस्तक का गठन करना, पाठ्य पुस्तक का पठन। पाठ्य पुस्तक पढ़ने से क्या बच्चे पर्यावरण में जुड़ जाएंगे। शिक्षक द्वारा व्याख्यान, व्याख्यान क्या है आपका? निगेटिव है। कक्षा निर्देशन या फिर किस्से कहानियाँ। अगर आप किस्से कहानियाँ कहते हैं तो बच्चे एकाग्रचित होकर उस कहानी को सुनते हैं, इससे बच्चे जल्दी जुड़ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।